नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के प्रतिष्ठित विद्यालय है रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज। हमारे साथ है वहां के प्रधानाचार्य जी। एक शिक्षा को लेकर कुछ रामदास जी जो देवराहा बाबा आश्रम में प्रमुख हैं, उनका कहना था कि शिक्षा ही संपूर्ण विकास का मार्गदर्शक है। उसी टॉपिक पे सर से बात करने वाले हैं। सर प्रणाम। नमस्ते। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है। इस पर आपका क्या कहना जी, वास्तव में समाज परिवर्तन जो होता है उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और हमारा अपना देश बहुत प्राचीन देश रहा है और हमारे देश में पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों की जो पढ़ाई होती थी उसमें जो शिष्य होता था वो गुरु के सानिध्य में शिक्षार्जन के लिए जाता था और वहाँ गुरु अपने शिष्यों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ एक प्रकार से प्रयोगात्मक शिक्षा भी देता था, जिसका प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़ता था। और जब वह व्यक्तिगत जीवन में लौट के आता था तो उसके गुरु का प्रभाव उसमें दिखता था और शिक्षा का प्रभाव वो समाज में उसके माध्यम से भी जाता था। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शिक्षक गुरुकुल रहे नहीं और आज जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उसमें अधिकांश शिक्षण संस्थान एक प्रकार से व्यावसायिक हो गए। और जब शिक्षण संस्थान व्यावसायिक हो गए तो शिक्षा जो दी जा रही है उसके पीछे जो उसका मूल्य था, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का स्वरूप था, आज वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं रही, जिस कारण कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में भी ह्रास हो रहा है और देश के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनमें भी कमी देखने में आ रही है। तो वास्तव में शिक्षा तो परिवर्तन का वाहक है। अगर देश में परिवर्तन करना है, समाज में परिवर्तन करना है और अपने विचारों में परिवर्तन करना है तो हमें उस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम पूर्व की भांति गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, अगर उस प्रकार की शिक्षा का स्वरूप वर्तमान में उसको ले आए तो जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो भी वापस लौट के आएगी और जो नैतिक पतन हो रहा है, चरित्र में जो विकृति आ रही है, मुझे लगता है वो सारा विषय ठीक हो जाएगा। जी, ये कॉन्वेंट स्कूल का जो आज प्रचलन है, बच्चों के अंदर आचरण और संस्कृति दोनों खत्म हो रही है, क्योंकि वहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का माहौल चलता है। हम लोगों जब पढ़े तो स्थिति आई रही, जो एक गुरु शिष्य के बीच प्रेम व्यवहार था वो ख़त्म होता जा रहा है और आने वाला बच्चा इस बात को समझता ही नहीं कि कौन सा गुरु कौन सा शिष्य। ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है पिछले 10 सालों के अंदर जो कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर है। और ये लोग आचरण और संस्कृति को ध्यान ना दे के सिर्फ साइंस की तरफ बच्चों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, साइंस पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन आचरण और संस्कृति का बनाए रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ नए नियम लाने चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर कम से कम हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन है, उसको बनाए रखा जाए। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। वास्तव में जो हमारे कॉन्वेंट विद्यालय हैं वो शुद्ध रूप से व्यावसायिक विद्यालय हैं और इन विद्यालयों पर वास्तव में जो ईसाई गतिविधियां हैं, ईसाइयों का उस पर प्रभुत्व है, ईसाइयों का उस पर प्रभाव है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। तो हमारे देश में जो पिता पुत्र का संबंध रहा, वो पिता पुत्र का संबंध या आचार्य और विद्यार्थी का जो संबंध रहा है वह वहाँ पर उसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। और वो विज्ञान की भी पढ़ाई जो कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बाधा उसमें ये है कि उनके सारे विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के हैं और आज अगर हम अपने विद्यार्थी को विदेशी भाषा में संस्कार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बेईमानी हो जाता है। अगर वहाँ की शिक्षा, यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी भारत सरकार ने लाई है 2020 में, उसमें इस प्रकार का प्राविधान है कि सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी, लेकिन अभी तक NEP 2020 का पूर्ण तरह से उसको लागू नहीं हो पाई है। अगर वो उसका क्रियान्वयन हो जाता है तो कॉन्वेंट विद्यालयों को भी कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना पड़ेगा, मातृभाषा में शिक्षण करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार हमारी सरकारें इस काम को करा ले जाती हैं
तो स्वाभाविक रूप से हम जैसा चाहते हैं या हमारे जो देश की संस्कृति रही है उसका प्रकटीकरण उनके माध्यम से भी होगा, क्योंकि उनका विद्यालय चलाने का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। वो देश में ईसाई गतिविधियाँ और ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़े, और इसलिए भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो पोषण है वो ईसाई गतिविधियों को संचालित करने के लिए उनका पोषण हो रहा है, तो अपने काम में सफल हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो समाज है और हमारे समाज के लोगों को भी इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी भावी पीढ़ी जा कहाँ रही है। वो उनकी जो भाषा वाणी है, उनके जो विचार हैं, वो विचार भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं नहीं कि भाई कुल मिलाकर के हमारे मन में जो विचार आते हैं उन विचारों के आधार पर ही शब्द की रचना होती है, और उन शब्दों के आधार पर ही हम बोलते हैं, और उनके बोलने के आधार पर ही हमारा एक प्रकार से कहा जाए तो हम काम करते हैं, और काम के आधार पर ही क्या कहते हैं हमारी आदतें बनती हैं, और जो हमारी आदतें बनती हैं उन्हीं आदतों के आधार पर हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से जो प्रोसेस है चरित्र निर्माण का, तो ईसाई मिशनरी के द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय या हमारे जो इस प्रकार के कॉन्वेंट विद्यालय हैं उनमें जो विचार दिए जा रहे हैं वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत विचार नहीं हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत विचार हैं। वहाँ पर जन्मदिन मनाने की दूसरी परंपरा है, हमारे भारतीय संस्कृति में उसका स्वरूप दूसरा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर NEP 2020 का प्रभाव इन गतिविधियों पर यानी ईसाई मिशनरियों पर भी आ गया, और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो हमारे आधार है, हमारे शिक्षा की रीढ़ है, अगर उसका क्रियान्वयन उनके यहाँ द्वारा हो जाता है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सब ठीक होगा, इसमें दो राय नहीं है। जी धन्यवाद। एक और बड़ी समस्या है मोबाइल। आजकल के जो बच्चे हैं उनका आकर्षण मोबाइल के पर बहुत ज़्यादा है, और अभिभावक परेशान तो हैं लेकिन उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब वो मजबूरी चाहे बच्चे की हो चाहे गार्जियन की हो, आने वाले समय में इसका और दुष्प्रभाव होने वाला है। इस पर सर कुछ आप गार्जियनों अभिभावकों के लिए कुछ राय दें। वास्तव में जो मोबाइल की समस्या है ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, इस अपने देश में भी है, क्योंकि जो बीच का कोरोना कालखंड आया उस समय ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हुई, तो विद्यालय भी मजबूर होकर के ऑनलाइन कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया, जिसके कारण सभी विद्यार्थियों को मोबाइल अभिभावकों ने दिया। कोरोना काल चला गया, लेकिन फिर भी अब वो विद्यार्थियों के पास वो मोबाइल आ गई, तो मोबाइल का प्रयोग करना कहीं से हानिकारक नहीं है, लेकिन मोबाइल में कितना प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना, ये निश्चित होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो लर्निंग ऐप हैं। अगर हमारा विद्यार्थी लर्निंग ऐप का प्रयोग करके पढ़ाई करेगा तो उसका जो लर्निंग कहा जाए आउटकम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो लर्निंग ऐप का इस्तेमाल तो नहीं करता, और उसमें आने वाली तमाम जो क्रियाकलाप हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं उस पर उसकी दृष्टि ज़्यादा जाती है। और आज तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना उपयोग आज का हमारा विद्यार्थी कर रहा है जो हमारे लिए संकट पैदा करने वाला है। अगर हम नहीं संभले तो स्वाभाविक रूप का बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज हमारा जो संयुक्त परिवार था, उस परिवार में रात्रि के समय लोग एक साथ बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, घर परिवार के बारे में समग्र चिंतन होता था। लेकिन आज तो मोबाइल ने कहा जाए तो हमारा जो पारिवारिक ढांचा था उस पारिवारिक ढांचे को भी उसने छिन्न भिन्न कर दिया है। अगर ऐसी स्थिति रही, यहाँ तक स्थिति आ गई है कि माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए और अपने थोड़ा उससे रिक्त हो जाएं, खाली हो जाएं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दे रही हैं, और वो बच्चा उस मोबाइल को देखता है, और उसमें जो रेडिएशन हो रहा है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और बच्चे को जो हम सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख रहा है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, मोबाइल वास्तव में हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर समय रहते हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया और परिवार के लोगों ने विचार नहीं किया,
इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो पाल्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो श्रृंखल भी हो रहे हैं। वो तमाम तरह की गतिविधियां जो हमारे लिए आवश्यक नहीं, उसको भी सीख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि वो समय, कम समय में अर्थात कम आयु में वो मैच्योर होते जा रहे हैं, और जिस आयु वर्ग में जो जिनको जानना है उससे अधिक वो जान ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस दिशा में कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। विद्यालयों में भी इसकी पहल होना चाहिए, और परिवार में जो मुखिया हैं उनको भी इस बारे में पहल करनी चाहिए। और न्यूनतम जितना आवश्यक है उतना ही अगर मोबाइल का उपयोग होगा तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। अभी पूरे देश के अंदर जो इंटरनेट के कनेक्शन हैं, इस समय लगभग 97 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन है। ये बहुत तेज़ी से इंटरनेट कनेक्शन लिए गए, इसका लाभ तो लेना चाहिए, लेकिन लाभ उसका दूसरी दृष्टि से लिया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत खराब विषय है। इस पर सबको विचार करना पड़ेगा, और अगर विचार नहीं हुआ तो इसका बहुत नुकसान देश में जो युवा हमारी पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के माध्यम से हम सबको भी मिलेगा, समाज को भी उसका दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बहुत विचारणीय विषय है। इस विचारणीय विषय पर विद्यालयों को भी, परिवारों को भी और सरकार को भी विचार करने की आवश्यकता है। जी। एक और ये जो एकेडमिक की पढ़ाई है 9, 10, 11, 12, इसमें आजकल बच्चा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। समस्या ये आ रहा है कि बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, मोबाइल में चीज़ों को तो देख लेता है वो, उसको लगता है कि मैंने देख लिया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर सब्जेक्ट का डेप्थ नहीं जा पाता, क्योंकि ना वो किताबों में खोजता, ना प्रैक्टिस करता है। चैट जीपीटी पे गया, अपने क्वेश्चंस को डाला और उसका आंसर लिया, उसने नोटबुक में नोट कर दिया, तो वो तो एक कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है। ऐसे छात्र जो आज भी ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, चूँकि कोरोना के समय में ये मजबूरी थी, अब ये मजबूरी नहीं रह गई है। आने वाले समय में उनके लिए बहुत भी दिक्कतें होने वाली है, वो समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे छात्रों का आपको क्या कहना है, चूँकि आपके पास शहर के बहुत अच्छे छात्रों की संख्या है और इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, तो इस ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति इस समय आई है, उससे रीडिंग और राइटिंग दोनों पर प्रभाव पड़ता है, और विशेष करके उसमें जो गणना का काम है, वो मोबाइल से विद्यार्थी कर लेता है। उसका गुणा करने का, भाग देने का स्वभाव ही नहीं बन पा रहा है। पहले पहाड़े के माध्यम से लोग गुणा करते थे, और गुणा करने के बाद संज्ञान आता था, विषय को हम लोग हल करते थे। लेकिन आज तो विद्यार्थी न तो ठीक से राइटिंग कर पा रहा है, न तो रीडिंग कर पा रहा है, और उसका जो गणना का स्वभाव था वो तो एकदम समाप्त हो गया है। तो आने वाले समय में, जबकि हम लोगों के यहाँ, हम जहाँ विद्यालय में हैं, हमारे बच्चे तो वैदिक गणित पढ़ते हैं, और वैदिक गणित के जो 16 सूत्र हैं, उन 16 सूत्रों के माध्यम से वो गणना को बहुत आसान ढंग से कर ले रहे हैं और लिख करके कर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। सरकार भी इस पर वैदिक गणित की ओर काफ़ी दृष्टि डाल रही है, लेकिन इस मोबाइल ने हमारे विद्यार्थियों को हर तरह से कमज़ोर कर रखा है। तो और अभिभावकों को भी विचार करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पाल्य को मोबाइल दे दिया है, जिसका वो सदुपयोग कितना कर रहे हैं ये तो नहीं, लेकिन दुरुपयोग पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। और वैश्विक स्तर पर हमारे जो विद्यार्थी हैं अब गणना के काम में बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को भी, हमारे शिक्षकों को भी, वास्तव में हमारे शिक्षक भी अब उनका लिखने पढ़ने का स्वभाव कम हो रहा है। वो भी सब काम मोबाइल से ही कर ले रहे हैं, और आज हर प्रश्न का उत्तर वो मोबाइल से ही खोज ले रहे हैं। जबकि जो गणितीय पद्धति हमारी है, जो गणित के प्रश्न हैं, जब तक उसको हम हल नहीं करेंगे, जब तक हम उसको ठीक से लिखेंगे नहीं, तब तक परिणाम नहीं आज तो हम सीधे मोबाइल से परिणाम ले आ रहे हैं, परिणाम तो आ जा रहा है, लेकिन हमारे विषय की जो व्यापकता है, वो व्यापकता वास्तव में कमज़ोर हो रही है। हम व्यापक नहीं हो रहे हैं, बल्कि संकीर्ण होते जा रहे हैं, और हमारा लेवल ऑफ नॉलेज घटता जा रहा है। इसलिए हमारा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़े, इसके लिए हमें गणना का काम स्वयं करना चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और शिक्षक होने के नाते मैं सबका आह्वान करता हूं कि सभी विद्यार्थी और हमारे सभी शिक्षक बंधु भी गणना का काम स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से
पर्याप्त तो परिवर्तन होगा और विद्यार्थी भी उससे सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते थे हमारे साथ थे रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। कुछ अहम मुद्दे थे छात्रों के लिए हित में, उस पर सर ने अपना विचार रखा और उम्मीद है कि जो देखेंगे इस न्यूज को वो इन सर के विचारों को सुनकर कुछ तो प्रभावित होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।